हाय गाइस, वेलकम बैक टू ऑन यूट्यूब चैनल जॉब्स अपडेट पॉइंट। दिस इज योर फ्रेंड सागर रैना। सो जिस तरह से संडे को जो है जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के यूनियन असिस्टेंट पोस्ट के लिए मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाया गया था। हालांकि बताना चाहूंगा कुछ नए व्यूअर्स जो सब्सक्राइबर्स हैं, अगर आप कि हर वीक जो है हम यूनियन असिस्टेंट पोस्ट के लिए मॉक टेस्ट और स्किल टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो प्रोवाइड करते हैं। और मैं अगर बताना चाहूँ इस संडे की बात करें तो सिक्स्थ मॉक टेस्ट जो है वो कंडक्ट करवाया गया था। यहाँ पे कुल मिला के 80 क्वेश्चन जो एज पर द सिलेबस थे वो यहाँ पे दिए गए थे, और साथ ही में 80 मिनट जो है वो टाइमिंग रखी गई थी। हालांकि नेगेटिव मार्किंग की अगर बात की जाए तो 0.25 जो है वो नेगेटिव मार्किंग थी। और यहाँ पे इस बार की जो आंसर की थी उस पर मैंने काफी ज्यादा क्वेश्चंस की जो है एक्सप्लेनेशन भी जो है अपलोड कर दी थी, ताकि कैंडिडेट्स जो है वहीं से देख ले, क्योंकि इस वीक जो है मेरे पास काफी बिजी शेड्यूल था, उस कारण से रखा था। बट फिर भी जो है कैंडिडेट्स ने बार बार जो है मैसेजेस किए हैं, रिक्वेस्ट की है सर कि आप जो है एक बार फिर से वीडियो बनाइए और उसके मॉक टेस्ट 6 को जैसे आप एक्सप्लेन करते हैं हर मॉक टेस्ट को, इसको भी एक्सप्लेन करिए। तो आज आ चुका हूं अपनी वीडियो लेकर, जो कि मॉक टेस्ट 6 पे रहेगी, और पूरा का पूरा जो पेपर आपको आया था उसके हर एक क्वेश्चन को जो है यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जो क्वेश्चंस मुझे लगेंगे कि डीपली बताने की जरूरत है तो वो डेफिनेटली डीपली बताऊंगा, और जो क्वेश्चंस मुझे लगेंगे कि आप कर लेंगे तो उस पर जो है फोकस नहीं दूंगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हर एक मॉक टेस्ट के बाद जो है हर एक सेक्शन पे जो है मैं पर्सनली जो है फोकस करता हूँ कि किस सेक्शन पे जो है कैंडिडेट्स ने काफी ज्यादा क्वेश्चन को स्किप करा और किस सेक्शंस को जो है सबसे ज्यादा अटेम्प्ट किया। अगर इस मॉक टेस्ट 6 की बात की जाए तो मैथमेटिक्स सेक्शन को जो है काफी ज्यादा कैंडिडेट्स ने एज यूजुअल जैसे पीछे वाले सेक्शंस मॉक टेस्ट में भी छोड़ा जाता है न्यूमेरिकल एबिलिटी सेक्शन को, उसी तरह से काफी ज्यादा कैंडिडेट्स ने इस बार भी जो है मैथ सेक्शन को स्किप किया है। तो कैसे आप मैथ सॉल्व करेंगे वो भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और फर्दर जो क्वेश्चंस है उसके बारे में भी जो है आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ और देखते हैं कि कैसा जो है मॉक टेस्ट 6 का पेपर था, क्योंकि मैंने खुद का जो है कंप्यूटर सेक्शन ही देखी, अभी फर्दर क्वेश्चंस जो है नहीं देखे हैं। तो डायरेक्टली चलते हैं, क्योंकि इस बार के मॉक टेस्ट को भी जो है मैंने नहीं डाला है, किसी और कैंडिडेट्स ने डाला है जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है किसी भी पोस्ट में डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। सो बढ़ते हैं वीडियो के साथ आगे, और पहला क्वेश्चन जो था हमारा जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर से था। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल स्पीसीज ऑफ द हिमालयन वेजिटेशन। तो हिमालयन वेजिटेशन की जो है कौन सी स्पीसीज है जो एसेंशियल नहीं है, जर्नी पर होती है। महगंज जो है वो ये मैं आपको बताना चाहूंगा एसेंशियल स्पीसीज नहीं रहती है हिमालयन वेजिटेशन की। हालांकि जो आपको आंसर की भी मिल चुकी है, और आंसर की में भी जो है आपको ऑप्शन देखने को मिल ही गया होगा। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। महगंज जो है वो एसेंशियल स्पीसीज नहीं रहती है हिमालयन वेजिटेशन की। हालांकि सिल्वर फिर जो है वो है, और स्पोर्ट्स जो है वो भी रहती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की अगर बात की जाए, इन इंडिया द रेनफॉल इज नॉट एसोसिएटेड विद। ऑलरेडी मॉक टेस्ट अगर फर्स्ट या सेकंड की आई थिंक मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, फर्स्ट या सेकंड मॉक टेस्ट में जो है जो क्वेश्चन मैंने डाला था कि इंडिया में जो है वो रेनफॉल किससे एसोसिएटेड नहीं होती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था एंटी साइक्लोन, यानी कि ऑप्शन बी। उसके साथ में थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे, द वेट हिल फॉरेस्ट आर फाउंड इन। तो वेट हिल फॉरेस्ट जो है वो कहाँ पे फाउंड होते हैं, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। नीलगिरिस में जो है वेस्ट हिल फॉरेस्ट जो है वो पाए जाते हैं। देखिए आप हर एक मॉक टेस्ट के जो आंसर कीज होती हैं उनके वो पेपर को जो है प्रिंट करवा लीजिएगा, क्योंकि बहुत से मॉक टेस्ट आपको आने वाले टाइम में देने हैं। इतने क्वेश्चन जब आप पढ़ के जाएंगे तो डेफिनेटली 60 to 70 क्वेश्चन जो है वो आपको देखने में मिलेंगे ही मिलेंगे हर एक पेपर में। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की, द वेस्टर्न जोनल काउंसिल ऑफ इंडिया कंप्राइजेस स्टेट। तो वेस्टर्न जोनल काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो गोवा में है सबसे पहले, और ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। इससे पहले पिछले मॉक टेस्ट की अगर बात की जाए तो आपको वेस्टर्न रेलवे सेंटर जो है वो पूछा गया था, और यहाँ पे देख लीजिए और वेस्टर्न काउंसिल ऑफ इंडिया पूछा गया है, जोनल काउंसिल जो कि गोवा में है। और नॉर्थन काउंसिल जो है क्वेश्चन नंबर 5 में आपको पूछा गया है, ऑब्वियसली मैं बात करने वाला था। नॉर्थन सेंट्रल काउंसिल है जो जोनल काउंसिल ऑफ इंडिया है वो है पंजाब में, यानी कि ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है फिफ्थ क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ नर्मदा वैली। तो नर्मदा वैली का जो है कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो क्या है फीचर यहाँ पे। वॉल्केनिक ओरिजिन तो ऑब्वियसली नहीं है। स्ट्रक्चरल ओरिजिनल जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसका बी पार्ट जो है वो सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे यहाँ पे, एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डू द रिवर अलकनंदा एंड भागीरथी मर्ज टू फ्रॉम गंगा। तो कौन सी जगह पे जो है रिवर अलकनंदा और भागीरथी जो है वो मर्ज होती है गंगा में। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। देवप्रयाग जो जगह है यहाँ पे जी है जो दोनों मर्ज होती हैं। उसके साथ में क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे, माफ कीजिए यहाँ पे सीक्वेंस जो है 1 11 12 इसलिए चल रहा है क्योंकि आपसे जो है वो पर्सनली डिटेल्स पूछी जाती हैं, उस कारण से जो है फॉर्म में 1 2 3 4 सीरियल चल जाता है। हालांकि एज पर द पेपर क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा आपका।
इन 1846 द ट्रीटी ऑफ अमृतसर वाज साइंड बिटवीन, देखिए हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर से जो क्वेश्चन पूछा गया है, तो पूछा गया है 1846 में एक ट्रीटी ऑफ अमृतसर, जो कि ऑब्वियसली हर एक एस्पिरेंट को पता होगा, तो किस के बीच जो है वो साइन की गई थी 1846 में। तो इसका करेक्ट आंसर था महाराजा गुलाब सिंह एंड ब्रिटिश, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। द फर्स्ट जनरल इलेक्शन फॉर द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू कश्मीर वाज हेल्ड इन, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एज पर द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, पॉलिटिकल व्यू से भी यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पूछा गया है कि जनरल इलेक्शन जो कि लेजिस्लेटिव असेंबली के थे जम्मू कश्मीर में, वो जो है फर्स्ट टाइम कब हेल्ड हुए थे, तो इसका करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा 1957, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। उसके साथ में क्वेश्चन नंबर 10 है द ट्रीटी ऑफ लाहौर वाज टेक प्लेस ऑन, तो लाहौर ट्रीटी ऑफ लाहौर जो है वो कब हुई थी, तो 9 मार्च 1846, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। 9 मार्च 1846 को जो है ट्रीटी ऑफ लाहौर जो है वो हुई थी। उसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 11 की अगर बात की जाए, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरियन इन यूएनडीपी, यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है अप्रेसल ऑफ एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पूछा गया है कि कौन सा क्राइटेरिया जो है यूएनडीपी के अंदर नहीं आता है, जो डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में रखा गया था। हालांकि एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्स जो है ऑब्वियसली सबसे बड़ा मुद्दा था इस प्रोग्राम का, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी जो है बहुत बड़ा मुद्दा था इस प्रोग्राम का, स्किल डेवलपमेंट एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन भी जो है ये एक बहुत ही बड़ा पार्ट था यूएनडीपी का। और फोर्थ है हाउसिंग एंड सैनिटाइजेशन, जो कि पार्ट नहीं था यूएनडीपी का, यानी कि इसमें भी यही पूछा गया कि कौन सा क्राइटेरिया नहीं था। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। द शाहपुर कंडी नेशनल पार्क एम्स टू यूटिलाइज द वाटर ऑफ विच रिवर, तो ऑब्वियसली शाहपुर कंडी नेशनल पार्क का आई थिंक ये पहले भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि रावी रिवर से जो है इसका वाटर जो है यूटिलाइज किया जाएगा, तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर रहेगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। शेख अब्दुल्ला डाइड इन द ईयर, तो शेख अब्दुल्ला जो है वो कब मरे थे, कौन से साल में मरे थे, तो इसका करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा 1982, यानी ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 13 का। देखिए जिन क्वेश्चन पे मुझे लगेगा कि आपको डीपली बताना है तो वो मैं डीपली बताऊंगा, जिन क्वेश्चन पे मुझे लगेगा कि आपको याद करने हैं आंसर, इसको समझना नहीं है याद करना है डायरेक्टली, तो वो मैं डायरेक्टली बताते हुए आगे चलता चलूंगा ताकि वीडियो जो है लंबी नहीं हो जाए। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। चश्मा शाही इज लोकेटेड इन, तो चश्मा शाही जो है वो कहाँ पे लोकेट है, श्रीनगर में जो है चश्मा शाही लोकेट है। श्रीनगर में डल लेक वगैरह ये सब कुछ ऑब्वियसली कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के सभी एस्पिरेंट्स को जो है इन चीजों के बारे में पता है, तो मुझे इस चीज पे ज्यादा फोकस नहीं देना चाहिए, डायरेक्टली आगे चलना चाहिए। हालांकि टूरिस्ट प्लेसेस से जो क्वेश्चन पूछा गया था। उसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे। इन 1965 द हेड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज रेगुलेटेड एज गवर्नर प्रीवियसली कॉल्ड, तो गवर्नर का जो पद आज की डेट में रहा है, जो आज की डेट में चीफ मिनिस्टर का पद रहा है, जो पहले जम्मू कश्मीर जब कंट्री अलग हुआ करती थी तब प्राइम मिनिस्टर का और सदर रियासत का हुआ करता था। हालांकि प्राइम मिनिस्टर को कन्वर्ट करके सीएम बना दिया था और सदर रियासत का जो नया पद था उसको दे दिया गया था गवर्नर, तो ऑप्शन जो है सी करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 15 का। यानी कि सदर रियासत को जो है पहले माफ कीजिए, जो गवर्नर आज की डेट में पोस्ट रहती है उसको जो है सदर रियासत पहले कहा जाता था। हालांकि आजकल गवर्नर भी नहीं रहती है, लेफ्टिनेंट गवर्नर रहती है, क्योंकि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बन चुका है। उसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे। ऑन विच डेट नेशनल पंचायती राज डे इज ऑब्जर्व, तो कौन सी डेट को जो है नेशनल पंचायती राज जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है यानी मनाया जाता है, तो अप्रैल 24 जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन डी जो है क्वेश्चन नंबर 16 का वो सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे। द 3 टायर सिस्टम ऑफ पंचायती राज, ऑब्वियसली जिन कैंडिडेट्स ने पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के एग्जाम दिए तो ऑब्वियसली ये 3 टायर पंचायती राज सिस्टम जो है उन्हें पता होगा। हालांकि इस पे जो है ज्यादा डीपली नहीं डिस्कस कर पाऊंगा क्योंकि टाइम काफी कंज्यूम हो जाएगा। तो फर्स्ट टाइम जो है किस स्टेट ने जो है इसको अडॉप्ट किया था, तो राजस्थान इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 का जो है ए ऑप्शन रहेगा। इन विच ईयर यूनियन टेरिटरीज वर फाउंड इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, तो यूनियन टेरिटरी जो है और वो इंडिया में जो है कौन से साल से जो है उसकी शुरुआत की गई थी, कौन से साल में जो है यूनियन टेरिटरी बनी थी पहली, तो 1956, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। हालांकि यहाँ पे एक कंफ्यूजन ऑब्वियसली हर एक एस्पिरेंट को रहेगी कि सर जूनियर असिस्टेंट पोस्ट के लिए जो है यहाँ पे पंचायती राज का कुछ सिलेबस में नहीं है, तो ये क्वेश्चन कैसे आ गया, तो मैं आपको बताना चाहूंगा बाय मिस्टेक जो क्वेश्चन डाल दिया होगा जिन्होंने भी ये पेपर सेट किया। तो इस क्वेश्चन को जो है छोटे मोटे क्वेश्चन अगर कोई आउट ऑफ सिलेबस 1-2 आ जाते हैं तो इस चीज को जो है थोड़ा इग्नोर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप ग्रेजुएट हैं आपने पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का पेपर दिया तो आपके लिए तो ये कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हर एक कैंडिडेट जिसको जो क्वेश्चन आता है चाहे वो सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस हो तो वो कभी उस पर ऑब्जेक्शन नहीं करता, और जिसको नहीं आता वो ऑब्जेक्शन करेगा। देखिए ये फाइनल पेपर नहीं है, इसमें हमें कुछ सीखना है तो इसको सीखिए। तो डेफिनेटली इस चीज को जो है मैं इंप्रूव करूंगा नेक्स्ट टाइम, क्योंकि इस बार जो है मैं आउट ऑफ स्टेट में था और मैं पेपर नहीं देख पाया था आपका कि पेपर कैसा सेट हुआ है, तो डेफिनेटली इस चीज को जो है इंप्रूव करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 जो है जो आउट ऑफ सिलेबस है मैं आपको यहाँ पे भी बता देता हूँ इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे। द रावी कॉर्प्स
वार सोन इन विच मंथ, तो ऑब्वियसली मेरा पूरा का पूरा लेक्चर इस पे बना गया है क्रॉप्स पे, तो आप देख सकते हैं रबी क्रॉप जो है वो अक्टूबर नवंबर में जो है सोन होती है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन सी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे, खारिफ क्रॉप। देखिए क्रॉप ऑफ J&K से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो खारिफ क्रॉप जो है वो पूछा गया है कि इनमें से कौन सी है। ग्राउंडनट खारिफ क्रॉप होती है, मेज भी जो है खारिफ क्रॉप में आती है, पैडी जो है खारिफ क्रॉप है, तो ऑल ऑफ द अबव जो है आंसर रहेगा, यानी कि ऑप्शन डी जो है क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर रहेगा। आगे बात करेंगे कंप्यूटर सेक्शन, जो कि काफी ज्यादा कैंडिडेट्स ने विजिट करी है इस बार, तो देखते हैं कंप्यूटर सेक्शन में किस तरह के क्वेश्चन आए थे। विच अमंग द फॉलोइंग कैन बी कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक चेक, तो सबसे पहले बता देता हूँ इलेक्ट्रॉनिक चेक क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक चेक होता है ई चेक, जिसे हम ई चेक कहते हैं, और ई चेक क्या करता है, डेबिट करता है जो कस्टमर होता है उसके जो भी अकाउंट्स रहते हैं, फाइनेंशियल अकाउंट्स रहते हैं, उससे डेबिट करता है कुछ चीज को, उसको बोलते हैं ई चेक। और ई चेक की अगर बात की जाए तो डेबिट कार्ड इज द करेक्ट आंसर। जब भी आप बैंक में जाते हैं, तो एटीएम जाते हैं, तो डेबिट कार्ड से जो है अपने अकाउंट से कुछ भी अमाउंट फेच करवाते हैं, तो उसको ई चेक कहा जाता है, जो कि आपके अकाउंट से जो है कस्टमर के अकाउंट से जो है कैश, जब कुछ भी जो मनी है, जो आपकी पैसे हैं वो निकालता है, उसको बोलते हैं ई चेक। तो इलेक्ट्रॉनिक चेक जो है वो ऑप्शन ए रहेगा। डेबिट कार्ड, अगर क्रेडिट कार्ड की बात की जाए तो क्रेडिट कार्ड तो जो है वो आपके अकाउंट से नहीं, उल्टा एक उधार लेकर जो है बैंक से उसका यूज करते हैं, यानी कि आप जो है किस्म से लोन लेते हैं क्रेडिट कार्ड में। तो इसके क्वेश्चन नंबर 1 की अगर बात की जाए तो ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा, डेबिट कार्ड, जो कि इलेक्ट्रॉनिक चेक के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात की जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्म्स इनपुट डेटा इनटू आउटपुट डेटा, तो इनपुट डेटा को आउटपुट डेटा में कौन कन्वर्ट करता है। पैराफिल्स नहीं करते हैं। रैम तो ऑब्वियसली प्राइमरी मेमोरी है, उसका कोई लेना देना ही नहीं है। और रोम सेकेंडरी मेमोरी है, उसका भी कुछ लेना देना नहीं है। सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, विच इज ऑल्सो नोन एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, वो जो है इनपुट डेटा को जो है आउटपुट डेटा में कन्वर्ट करता है, ट्रांसफॉर्म करता है, माफ कीजिए ट्रांसफॉर्म करता है। अब आप ये मत समझिएगा कि भैया इनपुट मैंने टाइप किया और आउटपुट तो मेरे को प्रिंटर देता है, तो वहां पे जो हार्डवेयर के बारे में नहीं पूछा गया है, जो ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पूछा गया, तो सीपीयू इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 का जो है ऑप्शन बी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे, मोस्ट ऑफ द इंटरनेट बैंकिंग साइट्स प्रोवाइड विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ की स्ट्रोक लॉगिंग। देखिए की स्ट्रोक लॉगिंग क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। हैकिंग का ऑब्वियसली सभी ने नाम सुना है, हैक ना हो जाए सिस्टम से आप बात करते हैं, अकाउंट्स हैक ना हो जाए, चाहे वो फेसबुक के हो या किसी भी चीज के हो, बैंक के हो, तो की लॉगिंग क्या करते हैं, की लॉगर्स जो होते हैं, कुछ भी आप ईमेल पासवर्ड डालते हैं, वो आपके सिस्टम में ऐसा वायरस डाल देंगे, जब भी आप कुछ भी यूजर नेम लिखते हैं और पासवर्ड लिखते हैं, सेम टू सेम यूजर नेम जो पासवर्ड आपने वर्डिंग लिखी होती है, वो सेम टू सेम वर्डिंग जो है की लॉगर की एक नोट टेक्स्ट फाइल होती है उस पर सेव हो जाती है, जिससे जो है की लॉगर्स जो होते हैं वो आपका यूजर नेम और पासवर्ड जो है वहां से देख लेते हैं, जिससे आपका सिस्टम जो है हैक हो जाता है। तो की लॉगर के लिए यहाँ पे बताया गया है कि कौन सी चीज है जो रिड्यूस करती है उसके रिस्क को, तो वर्चुअल कीवर्ड जो है सही रहेगा। देखिए जब भी आप टाइप करते हैं कुछ भी डिटेल, तो ऑब्वियसली उसकी जब टेक्स्ट फाइल में, की लॉगर की टेक्स्ट फाइल में उस चीज को सेव होता है, तो जब आप वर्चुअल कीवर्ड पे करते हैं उसका यूज, तो उसका आपका रिड्यूस हो जाता है आपका रिस्क इंटरनेट बैंकिंग के टाइम पे, कि आपका ईमेल और पासवर्ड जो है, यानी आपका यूजर नेम और पासवर्ड जो है वो कोई की लॉगर जो है वो ना देख पाए, तो उसके लिए वर्चुअल कीवर्ड यूज किया जाता है। और वर्चुअल कीवर्ड भी इट इज अ टाइप ऑफ कीवर्ड, ऑब्वियसली टाइप होती है कीवर्ड की, बट वर्चुअली जो है ओरिजिनल कीवर्ड से वर्चुअली कीवर्ड में जो है कन्वर्ट होती है, जिससे जो है की लॉगर नहीं समझ पाते कि कौन से सिस्टम पे क्या टाइप किया गया है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात की जाए तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात की जाएगी, व्हाट इज द यूज ऑफ डिजिटर एज एन इनपुट डिवाइस, तो डिजिटर जो है एज एन इनपुट डिवाइस जो है इसका क्या आंसर रहेगा, तो मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है इसका। टू कन्वर्ट ग्राफिक एंड पिक्टोरियल डेटा इनटू अ बाइनरी यूनिट्स, तो जब भी हम ग्राफिक और पिक्टोरियल डेटा को जो है बाइनरी इनपुट्स में कन्वर्ट करते हैं उसको बोलते हैं डिजिटर। तो इस चीज का जो है ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आने वाले टाइम पे जो है एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब उसी के साथ में बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो लैंग्वेजेस से पूछा गया है, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ हाई लेवल लैंग्वेज, तो आपको 4 लैंग्वेजेस दी रखी हैं, बतानी है इनमें से कौन सी हाई लेवल लैंग्वेज है जो कि सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को डेवलप करती है, एफिशिएंट कोड होता है जिसका, और जो डिफरेंट सिस्टम्स पे हम रन कर सकते हैं छोटी से छोटी चेंज करने में। तो इसका डायरेक्टली मैं आंसर बता देता हूँ, कोबोल लैंग्वेज है। ऑब्वियसली डिप्लोमा वाले, जिस तरह से जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड 6 मंथ डिप्लोमा मांगती है, तो डिप्लोमा वाले तो ये चीज नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग एमसीए वाले हैं, तो हम इस चीज को जो है पढ़ते हैं। तो कोबोल जो है वो आंसर रहेगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको जो है अगर आप उस पर समझने के लिए पढ़ गए तो डेफिनेटली इट विल कंज्यूम योर लॉट ऑफ टाइम और आपको समझ भी नहीं आएगी। तो इसलिए कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको डायरेक्टली याद करने हैं, आप मान लीजिए रट्टा चढ़ाने हैं, बिकॉज आपका जो मेन मोटो रहना है वो है कि आपको एग्जाम क्रैक करना है, आपको जॉब लेनी है, ना कि आपको जो है कल की डेट में सिर्फ समझना है और पेपर में जाके इंप्लीमेंट हो ना हो, डेट इज सेकेंडरी इशू। तो आप उस चीज से स्मार्ट वर्क से करिए काम, क्योंकि आपको जो है एग्जाम क्रैक करना है। तो मैं जिस क्वेश्चंस के लिए आपको डायरेक्टली बताऊंगा कि कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं आपको समझने नहीं, आपको जो है उसको रट्टा लगाना होता है, डायरेक्टली बोलूंगा रट्टा लगाना होता है, क्योंकि
अब देखिए, आप अगर आर्ट्स के स्टूडेंट हैं और मैं आपको बोलूं कि मैथ कंप्यूटर के कोई शेड्यूलिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो मैं आपको समझाता हूँ कैसे सॉल्व करें। तो अगर आप शेड्यूलिंग ही समझने लगेंगे तो आपका बाकी कुछ भी नहीं होने वाला और आपको समझ भी नहीं आने वाली, क्योंकि बेसिक के लिए इतना टाइम नहीं है आपके पास। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको डायरेक्टली रट्टा लगाने हैं, तो इन पेपर्स को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। 100% इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो है मॉक टेस्ट के पेपर से क्वेश्चन जो है आने वाले टाइम पे आपको देखने को मिलेंगे। और ऑब्वियसली आप हमारी वीडियो देखते हैं तो इससे भी जो है काफी ज्यादा आपको रिवीजन हो जाती है। उसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइज विद इन द सीपीयू। तो सीपीयू के अंदर जो है वो कौन सी चीज रहती है? प्राइमरी मेमोरी, ऑब्वियसली रैम जो है वो सीपीयू के अंदर रहती है, तो ऑप्शन ए जो है वो सही रहेगा। उसी के साथ में अगर सेकेंडरी मेमोरी की बात की जाए तो जरूरी नहीं है सेकेंडरी मेमोरी सीपीयू के अंदर होती है। देखिए, हार्ड डिस्क की बात करें, सेकेंडरी मेमोरी है, अंदर होती है। अब क्या आप बताइए, पेन ड्राइव भी एक सेकेंडरी मेमोरी है, तो क्या वो अंदर रहेगी? टर्नरी मेमोरी भी आती है उस तरह से। जो है सेकेंडरी सभी की सभी जो मेमोरीज है उसको आप नहीं कह सकते कि सीपीयू के अंदर होंगी, बट प्राइमरी मेमोरी जो है वो एक मेन मेमोरी है जो कि सीपीयू के अंदर रहती है। आपकी हार्ड डिस्क जो है आप हाथ में भी लेकर घूम सकते हैं, कभी भी आप देखिएगा जिस तरह से लोग पेन ड्राइव ले जाते हैं उसी तरह से कुछ हार्ड डिस्क भी होती है जो अपने लैपटॉप से कनेक्ट करके हम एक्सटर्नल डेटा जो है स्टोर करके रखते हैं काफी ज्यादा मात्रा में। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि माउस और कीबोर्ड जो है वो ऑब्वियसली सिस्टम्स के जो है बाहर, सीपीयू के बाहर जो है वो लाई करते हैं। इसको लैपटॉप के साथ बिल्कुल मत लाइएगा। यहाँ पे सीपीयू के लिए पूछा गया है, हालांकि लैपटॉप के अंदर भी जो है एक किस्म से सीपीयू ही है, बट इसमें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो प्राइमरी मेमोरी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगी क्वेश्चन नंबर 6 की, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोर्स डेटा टेम्परली एंड पास इट ऑन एज डायरेक्टेड बाय द कंट्रोल यूनिट। तो यहाँ से बताइए कि कौन सी चीज है जो डेटा को स्टोर करती है टेम्परेली, यानी कि वो एक मेमोरी ही होगी, एंड पास इट एज डायरेक्ट बाय द कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट को जो है डायरेक्टली पास करती है। तो रजिस्टर्स जो है हमारे यहाँ पे मेमोरी है, ना कि एड्रेस है, ना कि नंबर है, ना ही मेमोरी। तो मेमोरी है सिंपल। तो रजिस्टर इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि रजिस्टर्स भी जो है एक मेमोरी होते हैं। उसके साथ में क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ पर्सनल कंप्यूटर मेंटेन्स डेट एंड टाइम ऑफ द सिस्टम। तो CMOS रैम, यानी समोस रैम जो है करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन ए जो है क्वेश्चन नंबर 8 का रहेगा। जिस इस समोस रैम से, CMOS रैम से जो है हम डेट एंड टाइम जो है सिस्टम का, उसको जो है पर्सनल कंप्यूटर का जो है उसको सेट कर सकते हैं। उसके साथ में क्वेश्चन नंबर 32 की, माफ कीजिए 9th की बात करें अगर, विच ऑफ दीज इज नॉट यूज्ड बाय इंटरनेट। तो एक होता है इंटरनेट, एक होता है इंटरनेट। इस पे डिफरेंस जो है डेफिनेटली पढ़ लीजिएगा, और मैंने अपने एक वीडियो लेक्चर में समझाया है पूरा इसमें। तो यहाँ पे बताइए, TCP जो एक प्रोटोकॉल होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP जो है इंटरनेट प्रोटोकॉल है, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। तो तीनों के तीनों प्रोटोकॉल हैं, तो ऑब्वियसली कि BSNL इज द करेक्ट आंसर। BSNL जो है वो इंटरनेट का यूज नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे, विच ऑफ दीज इज द इजीएस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन। तो ऑब्वियसली ईमेल जो है वो इजीएस्ट वे होता है कम्युनिकेशन का। तो ऑप्शन ए जो है क्वेश्चन नंबर 10 का वो करेक्ट आंसर रहेगा। अब देखिए, टेलीफोन पे भी अब क्या रहे होंगे, टेलीफोन पे हर एक फीचर जो है आपको नहीं मिलता है। अब जो है टेलीफोन पे कभी जो है डिटेल्स ऐड नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे ईमेल की अगर बात की जाए तो आप कॉल कर सकते हैं, आप वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं थ्रू ईमेल। आप थ्रू ईमेल जो है डिटेल्स को जो है सबमिट कर सकते हैं किसी भी सॉफ्ट पैटर्न से, किसी एक जगह से दूसरी जगह पे। तो सब कुछ जो है यहाँ पे ईमेल के थ्रू किया जा सकता है। और अगर मैं आपको बताना चाहूंगी, जिस तरह से आपके जीमेल अकाउंट होते हैं, हर एक तरह की फैसिलिटीज वहां पे मिल जाती हैं। जीमेल अकाउंट के अंदर जो उसका सब पार्ट रहता है ईमेल का, तो आप ईमेल की अगर बात की जाए तो आज की डेट में सबसे इजीएस्ट वे जो है कम्युनिकेशन का वो ईमेल रहता है। हालांकि कम्युनिकेशंस की और भी बहुत से जो है तरीके कम्युनिकेशन कंपोनेंट्स रहते हैं, जिसमें हमारे मोबाइल फोन्स आ जाते हैं, वॉकी टॉकी आ जाता है। तो जिससे बाई डायरेक्शनल, सिंगल डायरेक्शनल, ये मल्टी डायरेक्शनल, ये बहुत तरह के कम्युनिकेशन होते हैं। हालांकि इसके ऊपर बहुत बड़ा लेक्चर बन जाता है, जो इतना टाइम नहीं है मैं आपको यहाँ समझा पाऊँ। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे, विच ऑफ दीज डू नॉट प्रोवाइड फ्री ईमेल। तो इनमें से जो है कौन सा फ्री ईमेल नहीं प्रोवाइड करता? तो ऑब्वियसली कि हॉटमेल से आप जो है फ्री ईमेल कर सकते हैं, रेडिफ से भी फ्री ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप जो है वो आपको ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करता। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर बात करें यहाँ पे, द जनरल मेथड फॉर टू इनपुट द टेक्स्ट एंड न्यूमेरिकल डेटा इन कंप्यूटर इज। तो जब भी आप टेक्स्ट या न्यूमेरिकल डेटा जो है अपने सिस्टम में फीड करते हैं, तो उसका जो है जनरल मेथड क्या रहता है? तो ऑब्वियसली कि कीबोर्ड के थ्रू ही आप जो है इन डिटेल्स को जो है सबमिट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 की अगर बात की जाए तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, एनी डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इंटर इन द मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर इज। कोई भी डेटा और इंस्ट्रक्शन जो है इंटर होती है आपकी मेमोरी में कंप्यूटर की, तो वो कैसे होती है? तो थ्रू इनपुट ही होती है। तो ऑब्वियसली कि इसमें सिंपल देखिए पूछा गया था कि डेटा इंस्ट्रक्शन जो आपकी मेमोरी में इंटर होती है वो किसके थ्रू होती है? तो वो इनपुट के थ्रू होती है। तो इनपुट इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे, विच ऑफ दीज इज अ पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस। तो पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस कौन सा इनमें से?
ऑब्वियसली माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस, तो ऑप्शन ए जो है क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर रहेगा, ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है इस पे। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे, इन विच मोड कैन ओनली वन प्रोग्राम बी एग्जीक्यूटेड एट अ टाइम। तो रियल टाइम सिस्टम जो होते हैं उस पे जो है एक टाइम पे एक ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 15 का। उसी के साथ क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे, विच वन इज द टेक्स्ट एडिटर फॉर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के लिए टेक्स्ट एडिटर जो है वो नोटपैड रहता है, यानी क्वेश्चन नंबर 16 जो है उसका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। उसी के साथ में बात करेंगे, कॉमन बाउंड्री बिटवीन टू कंप्यूटर सिस्टम इज नोन एज। तो दो कंप्यूटर सिस्टम के बीच कॉमन जो बाउंड्रीज होती है उसको क्या कहते हैं, उसको जो है इंटरफेस कहते हैं, ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे, एक्सेस टाइम इज द हाईएस्ट इन केस ऑफ। एक्सेस टाइम जो है वो किस केस में हाईएस्ट रहता है, यहाँ पे देखिए आपको मेमोरीज दे रखी है, स्वैपिंग डिवाइसेस में जो है एक्सेस रहता है, कैश में हाई रहता है, कैश मेमोरी जो है सबसे फास्टेस्ट मेमोरी और स्मॉलेस्ट मेमोरी रहती है, फ्लॉपी डिस्क में भी जो है इतना ज्यादा हाई नहीं रहता है, मैग्नेटिक डिस्क जो है इस पे काफी ज्यादा जो है हाईएस्ट टाइम एक्सेस टाइम रहता है, तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 18 का। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो MS DOS रहेगा, यानी कि ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 19 की अगर बात करें तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर इसका रहेगा। उसके साथ में क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे, विच कैन बी यूज्ड फॉर क्विक एक्सेस टू कॉमनली यूज्ड कमांड एंड टूल्स। तो यहाँ पे बताना है कि कौन सी चीज है जिससे जो है क्विक एक्सेस हो जाते हैं कॉमनली यूज्ड कमांड्स और टूल्स। तो ऑप्शन की अगर बात की जाए तो बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है, टूल बार इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो अब चलते हैं इंग्लिश सेक्शन की तरफ, जो कि हमारी थर्ड सेक्शन है और उसमें भी 20 क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट में आपको जो है जंबल वर्ड्स दिए हैं, तो जंबल सेंटेंसेस जो है आप बना लीजिएगा, इसमें मैं ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा क्योंकि हर एक ऑप्शन को पढ़कर मुझे बनाना पड़ेगा, तो इट विल कंज्यूम माय टाइम। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं डायरेक्टली, और ये आर्टिकल से क्वेश्चन पूछा गया है। हाँ, तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन आर्टिकल्स का पहला क्वेश्चन जो कि फोर्थ क्वेश्चन है इंग्लिश सेशन का, कैन यू स्पीक डैश स्पेनिश। तो ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ जो है आर्टिकल्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि कैन यू स्पीक स्पेनिश जो है वो ग्रामेटिकल परफेक्ट रहता है, इसमें जो है कुछ भी आर्टिकल यूज नहीं किया जाता लैंग्वेज से पीछे। जिस तरह से आप देखिए किसी से पूछते हैं कैन यू स्पीक हिंदी, कैन यू स्पीक इंग्लिश, तो आप कभी ऐसा नहीं कहते कैन यू स्पीक द हिंदी, कैन यू स्पीक द इंग्लिश, तो कैन यू स्पीक स्पेनिश। स्पेनिश इज ऑल्सो अ लैंग्वेज ऑफ स्पेन, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो डी ऑप्शन रहेगा, यानी कि कोई भी आर्टिकल जो है यूज नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे, आई सा डैश वन आइड पर्सन। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लगा जो मुझे आर्टिकल से, बहुत सिंपल है और काफी ज्यादा कैंडिडेट्स को गलत कर चुके होंगे डेफिनेटली, क्योंकि AEIOU वॉवल्स की बात की जाए तो यहाँ पे वन पे जो है वो वॉवल यूज किया गया है ONE वन, बट साउंड की बात की जाए तो वन जो है बी की आवाज देता है, वन आप खुद जो है प्रोनाउंस करके बोल लीजिएगा, आई सा वन, वन मतलब बा की आवाज दे रहा है, बी की दे रहा है, ना कि ओ की दे रहा है, ना ही आर्टिक जो हमारे वॉवल्स हैं AEIOU उनमें से किसी की आवाज दे रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो है आ यूज होगा, आई सा अ वन आइड पर्सन, यानी एन इसलिए नहीं यूज होगा क्योंकि वॉइस जो है वो वॉवल्स की नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे, एंटोनियम पूछा गया है, यानी कि अपोजिट वर्ड पूछा गया, ट्रांसमिट पूछा गया, ट्रांसमिट मतलब होता है सबमिट करना और इसमें विद होल्ड जो है वो रोकना होता है, तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर रहेगा। जोकोस की बात की जाए तो यहाँ पे जो है जोकोस के बारे में पूछा गया है, जोकोस का जो है एंटोनियम पूछा गया है, और जोकोस के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे कि जो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव रहता है पर्सन उसको जोकोस कहता है, जो ज्यादा जिसे हम कहते हैं एक्टिव पर्सन है उसको कहते हैं, और यहाँ पे जो उसका एंटोनियम रहेगा वो रहेगा डल, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा इसका। उसके साथ में क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे, एक्लेम्ड का यहाँ पे सिनोनियम पूछा गया है, और एक्लेम्ड का सिनोनियम की अगर बात की जाए हाईली प्रेस्ड जो है वो सिनोनियम रहता है एक्लेम्ड का, और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2 क्वेश्चन एंटोनियम से हो चुके हैं और तीसरा क्वेश्चन जो है सिनोनियम से पूछा गया, और चौथा क्वेश्चन जो है यहाँ पे फिर से सिनोनियम से जो है वो पूछा गया है। यहाँ पे पूछा गया है टेनियस का जो है यहाँ पे पूछा गया है सिनोनियम, और इसका सिनोनियम जो रहता है वो रहता है वैग्यू। हालांकि इन चीजों को आप सर्च कर लीजिएगा, हर एक वर्ड का जो है मीनिंग देख लीजिएगा, क्योंकि इतना टाइम नहीं है मैं आपको हर एक वर्ड का मीनिंग जो है वो यहाँ पे बताऊं। आगे बात करेंगे, फिर से जो है एक सिनोनियम से क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया है इंजीनियस जो है क्वेश्चन पूछा गया है। इंजीनियस मतलब होता है हॉनेस्ट, यानी कि ईमानदार, और करेक्ट आंसर की अगर बात की जाए क्वेश्चन नंबर 10 का वो रहेगा सी, और बाकी जो फर्दर है वो आप देख लीजिएगा, प्रिपेयर का होता है तैयारी करना, और इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट वर्ड है इनके मीनिंग याद कर लीजिएगा, क्योंकि एंटोनियम और सिनोनियम एक ऐसे टॉपिक्स रहते हैं वो जो अगर आपको आ गए तो आ गए, अगर नहीं आए तो डेफिनेटली नहीं आने वाले हैं, क्योंकि कुछ इतने ज्यादा वर्ड्स रहते हैं, इतने ज्यादा एंटोनिम सिनोनिम रहता है कि आप जो है इतनी आसानी से उसको कवर नहीं कर पाते। तो मेजोरिटी अगर आपने पढ़े होते हैं तो कुछ ना कुछ जो है डेफिनेटली अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो वो क्वेश्चन में वो वर्ड्स जो है क्वेश्चन में आ जाएंगे, जहाँ कई बार इतने सिंपल आ जाते हैं कि आप ऑब्वियसली आप सोचते हैं कि मुझे जो है टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए था इस पे, बट कुछ टाइम इतने टफ आ जाते हैं जो आपने कभी सुने नहीं होते, तो डेफिनेटली इट विल कंज्यूम योर टाइम। इवन
आपको जो है डीमोटिवेशन लेवल भी जो उस समय आपका बढ़ जाता है। तो ज़्यादा लंबा जो है इस मोटिवेशन लेक्चर पे नहीं जाएंगे, डायरेक्टली क्वेश्चंस पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 था हमारा, प्रसन्ना सेड शी इज द होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो यहाँ पे ऑब्वियसली डेट ही लगेगा। प्रसन्ना सेड दैट होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑप्शन ए जो है वो डायरेक्टली करेक्ट आंसर है, इसमें ज्यादा जो है ढूंढने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। सिंपल डायरेक्ट इंडायरेक्ट का जो है वो सेंटेंस जो है क्वेश्चन आया था, और डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर आगे की बात करेंगे 12 की। ही सेड टू हिज सर्वेंट गो अवे एट वंस। तो यहाँ पे जो है आपको बताना है, तो इसका जो है देखिए सर्वेंट की बात की गई है और गो अवे एट वंस किया गया है, तो ऑब्वियसली की ऑर्डर किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन डायरेक्टली डी पे आ जाइए, ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू गो अवे एट वंस। तो डायरेक्टली जो है किसी मालिक ने अपने जो है नौकर को डायरेक्टली ऑर्डर किया कि जो आप जो है वो साइड हो जाए एक बार के लिए। उसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। लाइफ इज नॉट अ बेड डैश रोजेस। तो यहाँ पे जो देखते हैं पहले नंबर जो आया गया है एक्चुअली में जो है प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन जो है यहाँ पे आपको ढूंढनी है। लाइफ इज नॉट अ बेड, अब बताना है यहाँ पे ऑफ रोजेज रहेगा विद रोजेज रहेगा, तो ऑब्वियसली कि ऑफ रोजेज रहेगा। सभी जो है प्रीपोजिशन जानते हैं, तो प्रीपोजिशन यहाँ पे अगर बात की जाए तो ऑफ यूज की जाएगी प्रीपोजिशन। तो लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज सेंटेंस भी देख लीजिएगा, बन चुका है। उसके साथ में क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। द वर्क वाज कंप्लीटेड डैश सनसेट। तो यहाँ पे भी जो है आपको प्रीपोजिशन देनी है, तो सनसेट के पीछे जो है एट यूज किया जाता है, तो वर्क वाज कंप्लीटेड एट सनसेट इज द करेक्ट आंसर। आइटम फ्रेजेस मुहावरे आ चुके हैं आपके, और अबव बोर्ड जो है वो क्या रहता है, हॉनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है रहता है, यानी कि ईमानदार और सीधा चलने वाला इंसान जो है वो रहता है अबव बोर्ड जो है उसका मुहावरा रहता है। तो ऑप्शन सी जो बी माफ कीजिए बी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 15 का। उसी के साथ में एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। तो यहाँ पे जो है जंग के मैदान की बात हो चुकी है, तो ऑब्वियसली की काज ऑफ क्वेल, यानी कि ऑप्शन डी जो है क्वेश्चन नंबर 16 का जो है करेक्ट आंसर रहेगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो यहाँ पे जो है होमोफोन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। डैश ऑफ यू मस्ट डू द वर्क। तो सम ऑफ यू मस्ट डू द वर्क। देखिए एस यू एम वाला सम तो नहीं लगेगा, सेम भी नहीं लगेगा, और एस ओ एम इज सम, यानी कि कुछ ऑफ यू, आप में से कुछ जो है मस्ट डू द वर्क, आप में से कुछ को जो है काम करना ही है। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 17 का जो है बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे। वी डैश सेवरल ट्रक्स ऑन द हाईवे, यानी कि बहुत से ट्रक जो है गुजर चुके हैं हाईवे से, तो पास्ट जो है आएगा। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 18 का। तो देखिए पास्ट जो है नहीं आएगा, पासिंग जो है नहीं आएगा, क्योंकि हाईवे से बात की गई है कि निकल चुके हैं, तो ऑब्वियसली पास्ट जो है वो यूज किया जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है क्वेश्चन नंबर 18 का वो करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो पूछा गया है प्रोनाउन, यहाँ पे आपको जो है ढूंढ कर निकालना है। और प्रोनाउन की अगर बात की जाए तो वी स्कोर्ड एज मैनी गोल्स एज देम। तो देम जो है यहाँ पे यूज किया जाएगा कि हमने जो है ज्यादा गोल स्कोर किए हैं उनसे, तो ऑब्वियसली देम यहाँ पे यूज किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की अगर बात की जाए, रिया एंड डैश वेंट टू केरला। रिया एंड माई सेल्फ नहीं होगा, रिया एंड मी भी नहीं होगा, रिया एंड आई होगा, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 20 का। तो होती है हमारी यहाँ पे इंग्लिश सेक्शन भी खत्म। अब आती है सबसे मेन सेक्शन जिसके लिए मैं हर बार वीडियो बनाता हूँ, वो है न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी, जिसमें काफी ज्यादा कैंडिडेट्स जो है वो डर के मारे छोड़ देते हैं। तो हर एक क्वेश्चन का जो है एक्सप्लेन मैंने आपको किया था अपने जो है आंसर की में एक्सप्लेनेशन दी थी, कि क्योंकि मुझे लगा था कि शायद इस बार जो है मैं नहीं बना पाऊंगा वीडियो, बट फिर भी आ चुका हूं आपके रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंगली, तो यहाँ पे डायरेक्टली आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए यहाँ से पहला क्वेश्चन था न्यूमेरिकल एंड एबिलिटी रीजनिंग का। एवरी रेशनल नंबर इज, तो हर एक रेशनल नंबर जो है वो क्या होल नंबर होते हैं, तो नहीं होते हैं। होल नंबर जो है 0 से स्टार्ट होते हैं। उसी के साथ में एवरी रेशनल नंबर जो होते हैं वो रियल नंबर होते हैं। बिल्कुल एवरी रेशनल नंबर जो है रियल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। क्योंकि देखिए रियल नंबर क्यों होंगे, यहाँ पे पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन दे रखी है क्यों, क्योंकि जो रेशनल नंबर होते हैं वो नंबर लाइन में होते हैं, और वो इंक्लूड करते हैं रेशनल और इरेशनल नंबर, यानी कि रेशनल और इरेशनल नंबर जब दोनों इंक्लूड होते हैं इस लाइन में, उसको बोलते हैं रियल नंबर। तो रियल नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे एग्जांपल दे रखी है मैंने 1.5 रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2 0 1 2 3 पाई। तो इस तरह के जब क्वेश्चंस होते हैं, इस तरह से जो हैं जब नंबर्स होते हैं रेशनल और इरेशनल, तो वो मिलकर रियल नंबर बनाते हैं, जो कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर था। होल नंबर की बात की जाए तो स्क्वायर रूट्स वगैरह जो है नहीं आते हैं, डायरेक्टली आप जानते हैं 0 से स्टार्ट होते हैं जो नंबर्स और चलते चलते हैं। तो रियल नंबर्स जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 की बात की जाए, देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया था, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब की क्या वैल्यू रहेगी अगर एक्स वाई जेड जो है वो 0 रहेगा। तो आगे देखिए ऐसी एग्जांपल के तौर पे आपको दिया था प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया 1947 से लेकर 20 आई थिंक, यहाँ पे जो है ये गलती से ऐड कर दिया गया था। अब डायरेक्टली आपको मैं बताता हूँ कि एक्चुअल में क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन था व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब
प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए कैसे सॉल्व करना था इसको। यहाँ पे मैंने पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन दे दी है, मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। इट इज गिवन एट एक्स वाई जेड जो है आपको दिया गया था 0, और उसके बाद जो है दिया गया था कि बताइए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब क्या होगा, यानी कि तीनों को क्यूब किया गया था। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब तो बचपन की क्लासेस में तो ऑब्वियसली आप लोगों ने पढ़ा ही है ना कि a प्लस बी प्लस सी के होल क्यूब का फॉर्मूला क्या रहता है, वो रहता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3abc। तो वही तो अप्लाई करना था यहाँ पे। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम अप्लाई कर दिया मैंने। तो वैल्यू जो बनती है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वो बनेगी 3xyz, क्योंकि 3xyz यहाँ पे माइनस का है, सामने पार जाके इक्वल्स टू के राइट साइड में जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की जो है वैल्यू पूछी गई थी क्वेश्चन में, तो इसका करेक्ट आंसर जो था वो 3xyz था, यानी ऑप्शन ए जो था वो करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। डिजिट 1 इज ऑकरिंग 136 टाइम ऑन राइटिंग ऑन ऑल द पेजेस नंबर ऑफ अ बुक। तो एक बुक है, उसके पेज नंबर जब हम लगाते हैं तो 136 बार एक का यूज किया जाता है। तो व्हाट विल बी द नंबर ऑफ पेजेस इन द बुक। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि बहुत से बच्चों को इस क्वेश्चन की नहीं समझ आई होगी। मैं रियलिटी बताता हूँ, लिटरली बहुत से बच्चों को समझ नहीं आई होगी। इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि 136 टाइम एक को, एक जो 1 होता है ना उसको 136 टाइम लिखा गया है जब एक बुक के पेज नंबर को लिखा गया था। तो अब बताइए कि 136 टाइम लिखा गया था, अब बताइए कि व्हाट विल बी द नंबर ऑफ पेजेस इन द बुक। तो बताइए उस बुक के कितने पेजेस होंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 से 99 के बीच जो है वो एक को 20 बार, एक जो है वो 20 बार आता है। आप कर लीजिएगा 1 11 में 2 बार आता है, 12 में एक आता है, 13 में एक और आता है, 14 में एक और, इस तरह से करते हुए जितनी बार 1 यूज होता है 1 से लेकर 99 तक वो होता है 20 टाइम्स। उसी के साथ में 100 में से 199 जो है वो माफ कीजिए, जो 100 में से 199 जो है वो 120 टाइम्स यूज किया जाता है। आप इसको भी जो है टोटल करके देख लीजिएगा, क्योंकि 1 से लेकर 100 तक तो 111 तो सभी जगह आएगा ही आएगा। उसी के साथ में 0 से 99 के बीच में जो है 21 आते हैं, तो 120 जो है वो आ जाता है 100 से 199। तो टोटल कितना बन गया, 1 से लेकर 199 तक जो है कुल मिला के 140 टाइम जो है, यानी कि 20 टाइम हो गया 1 से लेकर 99 तक, और 120 टाइम हो गया 100 से लेकर 199 तक। तो कितने बन जाते हैं, 140 टाइम जो है 1 यूज किया जाता है। और यहाँ पे कितनी बार बोला है कि 136 बार यूज किया गया है। तो 136 बार जब इसको यूज किया गया है तो ऑब्वियसली कि आपको 4 लास्ट के डिजिट निकालने हैं, यानी 199 में एक 1 यूज होता है, एक इसको निकाल लीजिए। 198 में भी एक निकलेगा, 197 में भी एक निकलेगा, 196 में भी एक निकलेगा। कुल मिला के 195 पेज जो है उस बुक के हैं, यानी 195 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो अब देखिए बहुत से बच्चों के दिमाग में आएगा कि सर क्या कर रहे हैं, सर लास्ट वाले क्यों हटा रहे हैं। देखिए बुक के पेजेस नंबर पूछे हैं, हमें पीछे से ही चलना होगा ना, आगे से थोड़ी ना चलेंगे। आगे से चलेंगे तो पूरे के पूरे एग्जॉस्ट हो जाएंगे। तो उल्टा चलना है हमें। 140 हमारे जो है वो 1 आते हैं जब हम 199 तक उसको जो है लिखते हैं। तो हमें चाहिए थे 136, और 199 से 4 निकाल लीजिए, पीछे 195 बचता है, और 195 जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 4 की बात की जाएगी। 0.5% रिटर्न एज डेसिमल। तो 1% होता है 1%, 1 का आधा कितना होता है 0.5। तो 0.5 जो है जब उसको आप डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं तो 0.005 बनता है। सॉल्व करना है तो देख लीजिएगा 1% 1/100 होता है, 1/2% यानी 0.50% जो होता है 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/200 बनता है, और 1/200 विच इज इक्वल टू 0.05 डेसिमल फॉर्म में बनता है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो ऐसे सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे, x% ऑफ y। तो यहाँ पे देखिए और साथ में पूछा गया है y% ऑफ x, यानी x% ऑफ y यानी xy डिवाइडेड बाय 100, और y% ऑफ x यानी yx डिवाइडेड बाय 100 विच इज इक्वल टू, बताइए वो किसके इक्वल होगा। एक्सप्लेनेशन दे रखी है, डायरेक्टली यहीं पे देखिएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है, xy डिवाइडेड बाय 100 यानी x% ऑफ y डिवाइडेड बाय 100 प्लस y% ऑफ x डिवाइडेड बाय 100। तो ये इक्वेशन आपके सामने बन गई। अब ऑब्वियसली इस चीज को देखिए, 2 टाइम्स xy डिवाइडेड बाय 100 बन जाएगा, क्योंकि न्यूमिनेटर को प्लस कर लीजिए, डिनोमिनेटर सेम रहते हैं। तो आप देख लीजिए 2xy डिवाइडेड बाय 100 रह जाएगा, और जब आप इसकी परसेंटेज निकालते तो 2% ऑफ xy बन जाएगा, जो कि आपका करेक्ट आंसर रहेगा। और 2% ऑफ xy जो है वो आपका ऑप्शन सी है, तो यानी कि सी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 7। देखिए नया पैटर्न यूज किया था, नया फॉर्मूला यूज किया था, और उसके बाद समझ आया कि काफी ज्यादा कैंडिडेट्स को मैंने अपने अकॉर्डिंगली समझाया था पुराने तरीकों से। तो नया तरीका दूंगा तो ऑब्वियसली वो भी समझ जाएंगे। जो फॉर्मूला था जिनको समझ आई तो वो समझ लीजिएगा, बट मैं नहीं समझाने वाला जी आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपको मैं जिस अकॉर्डिंगली फर्स्ट मॉक टेस्ट से समझा रहा हूँ वैसे ही समझाऊंगा यहाँ पे। तो ये देख लीजिए, वहां पे पूछा गया था पहले 10 मल्टीपल की 7 के जो पहले 10 7 के जो पहले 10 मल्टीपल्स हैं उनका एवरेज क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए 7 मल्टीपल कौन से हैं 7 के, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70, यानी कि
वो डिजिट पहले 10 डिजिट जिसपे 7 जो है वो मल्टीपल रहता है, यानी कि 7 का टेबल ही समझ लीजिए, 7 का टेबल जो है 10 तक लिखना है, यहाँ पे लिख लिया, और इन नंबर्स का जो है आपको सम करना है। तो सम करने के बाद बनता है 385, और टोटल नंबर कितने हैं, 10 नंबर हैं। तो एवरेज का फॉर्मूला आपको बताया था मैंने, सम ऑफ नंबर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। तो सम ऑफ नंबर्स कितने हैं हमारे पास, सबका सम करके बना 385, और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है हमारे पास, 10 टर्म है। तो 385 डिवाइडेड बाय 10 विच इज इक्वल टू 38.5, और ऑप्शन जो है करेक्ट इसका 38.5 ही रहेगा, यानी कि ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। बाय सेलिंग अ बाइसाइकिल ऑफ रुपीज 2850 अ शॉपकीपर गेन्स 14%। एक बाइसाइकिल को बेचने पे जो है 2850 रुपए की बेची, और जो दुकानदार है उसको 14% प्रॉफिट हुआ है। अगर प्रॉफिट जो है वो रिड्यूस हो जाता है 8% तक, यानी कि 14% से 8% हो जाता है, देन द सेलिंग प्राइस विल बी। देखिए उसने पहले बेची 2850 की और 14% प्रॉफिट हुआ। अब बोल रहा है कि 8% अगर प्रॉफिट होता है 14% की जगह, तो बताइए सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो देखिए कैसे निकालना था। देखिए कॉस्ट प्राइस नहीं पता है तो उसको एक्स लिख लीजिए, एक्स प्लस 14% ऑफ कॉस्ट प्राइस। अभी सेलिंग प्राइस की बात की जा रही है यहाँ पे, 14% मुनाफा होता है अगर, तो वो बनता है 2850 रुपए। तो एक्स डिवाइडेड बाई 14% ऑफ एक्स को अगर करते हैं आप, परसेंटेज को निकालते हैं तो 0.14 बनता है। तो एक्स इज इक्वल टू 28 डिवाइड 100 2850 डिवाइडेड बाई 1.14 विच इज इक्वल टू 2500 बनता है। तो आप इसको डिवाइड कर लीजिएगा 2850 को 1.114 से, तो वो 2500 बन जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस जो है वो 2500 बन चुकी है, जबकि 14% प्रॉफिट होता है। तो यानी कि जो उसने 2850 की आइटम बेची है वो एक्चुअल में जो है उसका कॉस्ट प्राइस 2500 था, तभी उसको जो है 350 जो उसको बेनिफिट हुआ है वो 14% बेनिफिट हुआ है। उसी के साथ में सेलिंग प्राइस जब 8% की बात की जाएगी, तो 2500 का जो है 8% कर लीजिए, 2700 बन जाता है। यानी अगर वो आइटम 2700 में बिकती है तो उसको 8% जो है वो प्रॉफिट होगा। अब तो जो नया तरीका मैंने आपको मेथड बताया, अब जो पुराने मेथड जिससे मैं आपको समझाता था उससे देखिए कितना इजी है। यहाँ पे देखिए, आप डिफरेंट डिफरेंट बुक जब आप प्रेफर करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट मेथड जाते हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैथ बहुत टफ है। तो एक पर्टिकुलर पैटर्न पकड़िए, जिस पैटर्न में आप जो है अपनी होल्ड बना सकते हैं, उसी पैटर्न को चलाइए। अब मैं आपको उस पैटर्न से बताऊंगा इस क्वेश्चन को, जिस पैटर्न से हर एक पेपर में जो है आपको समझाया मैंने। देखिए कॉस्ट प्राइस ऑफ बाइसाइकिल क्या रहता है, 100। जब मैंने आपको बताया था जब भी प्रॉफिट होता है तो हमें जो है उसको डिनोमिनेटर में लिखना है, जब लॉस होता है तो उसको न्यूमिनेटर में लिखना है। हर एक लेक्चर में बताता हूँ। तो यहाँ पे देखिए 100% फुल होता है, और 114 क्यों लिखा गया, क्योंकि 14% उसको मुनाफा हुआ, यानी कि 100 में 14% मुनाफा हुआ, तो 114 बन जाएगा। 100 डिवाइडेड बाई 114 मल्टीप्लाई बाई 250 2850, यानी जितने की आइटम बेची है, तो इसका कॉस्ट प्राइस निकल गया 2500 रुपया। कॉस्ट प्राइस निकालने का फॉर्मूला, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब सेलिंग प्राइस की बात आती है। सेलिंग प्राइस में क्या हुआ है, देखिए दो चीजें मैं आपको बताऊंगा। जब भी आप कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में जाते हैं, कॉस्ट प्राइस में जब भी आइटम लिखते हैं ना, तो उसको जो है डिनोमिनेटर में लिखा करें, जितना प्रॉफिट हुआ है। और जो सेलिंग प्राइस की अगर बात की जाए, तो जब सेलिंग प्राइस में आती है तो हमेशा जो प्रॉफिट, जो मुनाफा, जो कुछ भी हुआ होता है, उसको जो है न्यूमिनेटर में लिखना होता है। तो यहाँ पे देखिए कॉस्ट प्राइस निकालना था, तो उसको डिनोमिनेटर में हमने लिखा, जो 14% बेनिफिट हुआ हमें, 100 में 14% हुआ तो 114 बना, और मल्टीप्लाई 2850 से किया तो 2500 रुपए जो है हमारा कॉस्ट प्राइस बन गया। उसी तरह से सेलिंग प्राइस की बात करेंगे, 8% जो सेलिंग प्राइस है, तो 108 क्योंकि 100 में 8% ऐड करेंगे, तो 8 ऐड करेंगे तो 108 बनेगा। तो 108 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय इंटू 2500 रुपए जो हमारे पास कॉस्ट प्राइस निकली है, तो आपका जो है सेलिंग प्राइस निकल चुका है। यानी कि 8% में अगर वो आइटम सेल करता है, तो 2700 में अगर आइटम सेल करेगा, तो वो 8% जो है उसको प्रॉफिट देगी। उसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 8 की बात की जाएगी। ए एंड बी कैन टुगेदर कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 4 days। तो ए और बी कोई बंदे हैं, दो बंदे, जो कि 4 दिनों में किसी काम को जो है कंप्लीट करते हैं। अगर ए जो है वो उस सेम काम को 12 दिनों में कंप्लीट करता है, तो बताइए बी कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। यार बहुत ही इजी क्वेश्चन डाल दिया मेरे फ्रेंड ने, जिसने भी डाल दिया। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपको सिर्फ मॉक टेस्ट 1 में मैंने दिए थे। सिंपल है, ए और बी का दोनों का एक दिन का काम कितना होगा, 1/4 होगा, क्योंकि 4 दिनों में काम खत्म किया, तो ए और बी का जो एक दिन का काम होगा वो होगा 1/4। उसी तरह से ए जो है अगर अकेला 12 दिनों में काम करता है, तो ए का जो है एक दिन का काम कितना होगा, 1/12 होगा। अब बी का 1 डे का काम क्या है, देखिए 1 डे काम जो है बी का निकल चुका है यहाँ पे 1/4, यानी कि ए और बी दोनों का काम से अगर हम ए के अकेले का काम निकाल देंगे, तो ऑब्वियसली बी का काम बच जाएगा। तो ए और बी दोनों इकट्ठे का जो है एक दिन का काम था 1/4, और ए का अकेले का काम था 1/12। तो इसमें माइनस करेंगे तो बन जाएगा 8/48 विच इज इक्वल टू 1/6। तो 1/6 जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा, यानी 6 दिनों में बी जो है वो अकेले काम करेगा, तो उस काम को खत्म कर देगा। तो इसका आंसर की अगर बात की जाए, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। अगर किसी को समझ नहीं है इस क्वेश्चन की, कमेंट कर लीजिएगा वीडियो के कमेंट बॉक्स में, या फिर इंस्टाग्राम में मुझे मैसेज कर लीजिएगा, मैं डेफिनेटली इसको कॉपी में फिर से समझा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। व्हाट विल कम एट द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। तो बताइए जी, नंबर सीरीज से क्वेश्चन आ चुका है, तो इस क्वेश्चन
में जो है डायरेक्टली यहाँ पे देख लीजिएगा, मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया है कि फर्स्ट टर्म जो है 4 है, सेकंड टर्म जो है वो 7 है, यानी कि 4 में 3 ऐड किए तो 7 बना। उसके बाद थर्ड टर्म जो है वो 12 है, 7 में 5 ऐड किए, यानी कि इस टर्म पिछले सेकंड टर्म में 5 ऐड किए तो 12 बना। फोर्थ टर्म की अगर बात की जाए तो 12 में 7 ऐड किए 13, यानी कि हर एक टर्म के बाद जो है दो दो का जो है यहाँ पे इंक्रीमेंट दिया जा रहा है। तो फिफ्थ टर्म की अगर बात की जाए तो यहाँ पे फिफ्थ टर्म पूछी गई थी, फिफ्थ टर्म माफ कीजिए, फिफ्थ टर्म दे रखी थी, सिक्स टर्म बतानी थी आपको। तो फिफ्थ टर्म में जो है ऐड कर लीजिए लास्ट की दो टर्म प्लस 2 करके, यानी कि 28 प्लस 9 यहाँ पे था, 9 में 2 ऐड करेंगे 11 बन जाएगा, तो यहाँ पे 39 बन जाएगा। तो करेक्ट आंसर जो है वो 39 रहेगा, यानी कि ऑप्शन डी। उसी के साथ में 10th क्वेश्चन की अगर बात की जाएगी तो लेटर सीरीज से जो क्वेश्चन पूछा गया था इसको सॉल्व यहाँ पे किया मैंने, आप इसको देख सकते हैं अच्छे से। देखो पैटर्न जो है वो +2 +2 -2 -2 का चल रहा है इस क्वेश्चन में, इस चीज का ध्यान रखिएगा। मैं आपको बता देता हूं जी। अजय क्वेश्चन है यहाँ पे देख लीजिएगा, जे के बाद एल यानी कि जे के बाद एल यानी कि +2, के के बाद एम यानी कि +2, पी के बाद एन माइनस यानी कि -2, यानी 2 स्टेप पीछे गया है पी से, और ओ के बाद एम यानी कि -2 यानी कि 2 स्टेप जो है वो पीछे गया। उसी तरह से अगली इक्वेशन बनाइए, एल में 2 ऐड करिए एन बनेगा, एम में 2 ऐड करिए ओ बनेगा, एन में 2 ऐड -2 करेंगे एन से, यानी कि एन से 2 टर्म पीछे जाएंगे तो एल बनेगा। उस तरह से एम से 2 टर्म पीछे जाएंगे तो के बनेगा। अगली टर्म बनाइए, एन से 2 टर्म ऐड करेंगे पी बनेगा, और ओ से 2 टर्म ऐड करेंगे क्यू बनेगा, एल से 2 टर्म पीछे जाएंगे जे बनेगा, और के से 2 टर्म पीछे जाएंगे आई बनेगा। ऑब्वियसली मुझे समझाने की जरूरत नहीं, मैंने आपको सिर्फ पैटर्न बताना होता है, आप इस चीज को खुद भी सॉल्व कर लेते हैं, मुझे पता है। तो पैटर्न जो है +2 रहेगा और -2 -2 रहेगा। सेम देख लीजिए यहाँ पे भी, जे पे 2 ऐड करेंगे एल बनेगा, के पे 2 ऐड करेंगे एम बनेगा, और पी पे 2 माइनस करेंगे एन बनेगा, ओ पे 2 माइनस करेंगे एम बनेगा, क्योंकि एम एन ओ होता है, एन ओ पी होता है, उसी तरह से जे के एल होता है और के एम एन होता है। तो लेटर सीरीज के जो क्वेश्चन ऑब्वियसली आप लोग सॉल्व कर देंगे। उस तरह से एल के बाद +2 ऐड कर लीजिए जो कि एन बनता है, एम के बाद 2 ऐड करेंगे ओ बनेगा, एन से 2 निकालेंगे तो एल बनेगा, और एम से 2 निकालेंगे तो के बनेगा, यानी ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा इस लेटर सीरीज का। आगे क्वेश्चन डिकोडिंग एंड डिकोडिंग से पूछा गया आपसे, तो ये भी यहाँ पे डायरेक्टली एग्जैक्टली पूरे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए इस तरह का दिया रखा है, आपको दे रखा है कि फायर जो है, फायर को लिखा गया है डीजीपीसी, यानी फायर को लिखा गया है डीजीपीसी, यानी कि -2 का पैटर्न यहाँ पे चल रहा है, यानी कि डी से 2 डी एफ से 2 निकालो डी बनता है, आई से 2 निकालो जी बनता है, आर से 2 निकालो पी बनता है, ई से 2 निकालो सी बनता है। तो पैटर्न जो है -2 का चल रहा है। तो आपको पूछा गया है क्वेश्चन में कि बताइए शॉर्ट का जो लास्ट लेटर होगा उसका जो है कन्वर्जन क्या आएगा। अब लास्ट लेटर का ऑब्वियसली कि -2 कर लीजिए टी से, तो आर बन जाएगा, तो आर आएगा। बट मैंने आपको यहाँ पे पूरा सॉल्व करके बता दिया कि शॉर्ट का जो है अगर पूरा का पूरा पूछा जाता है तो इस तरह से बनेगा, -2 करेंगे तो इस तरह से क्यू एफ एम आर जो है इक्वेशन बनती है। हालांकि आर जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा क्योंकि इन्होंने लास्ट लेटर का पूछा था, यानी कि टी का पूछा था, तो टी में से 2 निकालेंगे तो वो बनता है आर, यानी आर एस टी। तो आर इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है, अ मैन वॉक्स 1 किलोमीटर टू द ईस्ट एंड देन टर्न्स to the south and walk 5 kilometer. Again he turns to the east and walk 2 kilometer. After this he turns to the north and walks 9 kilometer. सेम क्वेश्चन जो है पिछले वाले पेपर में आया था, तो गलती से इस बार भी पढ़ चुका होगा। हालांकि मेरा हमेशा मोटो रहता है कि सेम पे क्वेश्चन रिपीट नहीं करना है। तो देखिए एक मैन है जो कि नॉर्थ की तरफ माफ कीजिए ईस्ट की तरफ 1 किलोमीटर चलता है, उसके बाद 5 किलोमीटर जो है अपने राइट तरफ टर्न हो जाता है, उसके बाद लेफ्ट टर्न होकर 2 किलोमीटर चलता है, और फिर लेफ्ट होता है 9 किलोमीटर चलता है। तो ये क्वेश्चन था ऑब्वियसली पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई होनी थी, तो देख लीजिए एक इक्वेशन बनती है। और लास्ट पूछा गया था कि बताइए उसके स्टार्टिंग पॉइंट का गैप जो है उसके एक्चुअल पोजीशन से कितना दूर है। तो गैप जो है आपको इस तरह से नहीं निकालना है, यानी कि पीछे से वापस उल्टा नहीं चलना है, नियरेस्ट ढूंढना होता है। तो नियरेस्ट जो है अकॉर्डिंगली अगर आप देखते हैं इस एंगल से, तो ये बनती है पाइथागोरस थ्योरम, राइट एंगल ट्राइंगल। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लीजिए इस पे। देखिए यहाँ पे 2 + 1 3 हो गया, तो यानी हमारा बेस जो है वो 3 है, और यहाँ पे 9 जो है यहाँ पे परपेंडिकुलर आपको देखने को मिल रहा है, बट 9 में से 5 को माइनस कर लीजिए, क्योंकि इस तरह से जो है इस ई के अकॉर्डिंगली जो है वो आपका बेस बनेगा। तो 9 में से 5 निकालेंगे 4 बनेगा, यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अंडर रूट करेंगे जब वो -√25 बन जाएगा, और √25 जो है वो 5 रहता है। तो 5 किलोमीटर जो है एग्जैक्टली जो है उसका डिस्टेंस रहेगा उसके स्टार्टिंग पॉइंट से। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। उमेश डायरेक्टली वेंट फ्रॉम पी टू क्यू विच इज 9 feet डिस्टेंस. Then he turns to the right and walk 4 feet. After this, he turned to the right and walk a distance which is equals to P to Q. तो P से Q का जो डिस्टेंस है वो फिर से टर्न करने के बाद रहता है। फाइनली बताइए, फाइनली he turned to the right and walk 3 feet.
हाउ फार ही इज फ्रॉम पी पॉइंट। तो बताइए पी पॉइंट से कितना दूर है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ डायरेक्टली। नाम था बंदे का उमेश। तो उमेश जो है वो स्टार्ट करता है किसी पी पॉइंट से, यानी कि जे पी पॉइंट है। 9 फीट वो जो है वो चलता है पी से क्यू की तरफ। देखिए यहाँ पे डायरेक्शन का बिल्कुल मत जाइएगा कि भैया यहाँ पे नॉर्थ जाना था या साउथ जाना था, क्योंकि नॉर्थ साउथ वाला कुछ पूछा ही नहीं है, यहाँ पे बताया नहीं है। तो आप डायरेक्ट सिंपली ड्रा करिए। पी से क्यू जो है 9 फीट चलता है और क्यू से आर जो है वो 4 फीट चलता है। और उसके बाद फिर से जो है राइट साइड टर्न होता है। आर से एस जो है वो सेम चलता है जितना पी से क्यू चलता है, यानी पी से क्यू 9 फीट चल रहा है तो आर से एस भी जो है वो 9 फीट चलेगा। उसके बाद जो है राइट टर्न होकर 3 फीट चलता है। तो देखिए 9 फीट करके वापस अपने पी की एक्चुअल पोजीशन में आ चुका है, बट एक्चुअल पोजीशन से जो है वो देखिए डाउन वो 4 किलोमीटर गया था, बट अपवर्ड की तरफ वो 3 फीट गया है। यानी 4 फीट और 3 फीट यानी कि 1 फीट का डिस्टेंस बचता है, यानी कि 1 फीट जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा इस पे। ऑप्शन जो है वो फर्स्ट जो है, माफ कीजिए, सी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा 1 फीट का। अब यहाँ पे भी देख लीजिए डायग्राम बनी है, कॉपी में शायद आपको अच्छे से नहीं दिखी होगी। पी से क्यू 9 फीट गया, क्यू से आर 4 फीट गया, आर से एस जो है 9 फीट गया। हालांकि यहाँ तक मैंने इसलिए इस चीज को दिखाया है क्योंकि अगर मैं यहाँ तक पूरा दिखा दूंगा तो मिक्सचर हो जाता है, समझ नहीं आती कैंडिडेट्स को। तो 9 फीट समझ लीजिए पूरा गया है यहाँ तक। हालांकि ये देख लीजिए पूरा का पूरा जो है उसने मूवमेंट की है एस से एस तक। तो यानी कि 9 फीट जो है पी और क्यू जो है, पी क्यू का डिस्टेंस जो है वो आर एस का सेम है एज पर द क्वेश्चन। और एस से टी जो है वो 3 फीट गया है, हालांकि डाउन जो है वो 4 फीट आया था। तो 4 में से 3 निकालेंगे 1 फीट बचेगा, विच इज इक्वल टू ऑप्शन सी के जो है करेक्ट आंसर रहेगा उसके बराबर है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। ए इज सन ऑफ सी वाइल सी एंड क्यू आर सिस्टर्स। तो यहाँ पे जो है बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जिसको ब्लड रिलेशन के बनाने आते हैं वो बना लीजिएगा। हालांकि मैं समझा दूंगा, किसी दिन अलग से लेक्चर चाहिए होगा बता दीजिएगा। यहाँ बोला गया ए इज द सन ऑफ सी। तो यहाँ पे देख लीजिए ए जो है वो सन है सी का, तो सी जो है वो मदर भी हो सकती है, फादर भी हो सकता है। उसके बाद बोला गया है सी एंड क्यू आर द सिस्टर्स। तो सी और क्यू जो है वो सिस्टर्स हैं। इस तरह से जो है ब्लड रिलेशन के ट्रिक्स बनाए जाते हैं। और Z इज द मदर ऑफ Q। तो बताया गया है कि Z जो है वो माँ है Q की। नेगेटिव जो है हमेशा फीमेल के लिए यूज किया जाता है और पॉजिटिव जो साइन होता है वो मेल के मेंबर के लिए यूज किया जाता है। और बताइए P इज द सन ऑफ Z। तो P जो है वो भी सन है Z का, यानी कि Q का भाई होगा, भाई बहन कुछ भी, सॉरी भाई होगा Q का। और उसके बाद पूछा गया है यहाँ पे कि बताइए विच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो पहली स्टेटमेंट है Q इज द ग्रैंड फादर ऑफ ए, ग्रैंड मदर ऑफ ए। क्या Q जो है ग्रैंड मदर है ए की? बिल्कुल नहीं है, उसकी मासी मासी हो सकती है, उसका मासी होगी उसकी। ऑब्वियसली मदर की सिस्टर तो वो हो नहीं सकती। P इज द मैटरनल अंकल ऑफ ए। तो P जो है वो मैटरनल अंकल है ए का, ऑब्वियसली उसका मामा ही होगा क्योंकि उसकी मदर का ब्रदर है। तो ऑप्शन स्टेटमेंट बी जो है वो करेक्ट रहेगी। ऑप्शन स्टेटमेंट सी भी पढ़ लेते हैं। P इज द कजन ऑफ ए। तो P जो है ए का कजन तो नहीं है, ऑब्वियसली ये भी जो है स्टेटमेंट गलत है। और डी की बात करें, Z इज द ब्रदर ऑफ सी। तो Z जो है वो भाई है सी का, तो ऐसा भी कुछ नहीं है, वो उसका जो है वो बेटा या बेटी रहेगी। Z जो है वो मदर रहेगी सी की। तो इसलिए यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट बी करेक्ट रहेगी। हालांकि इस तरह की अगर आपको बनाना ना आता हो स्ट्रक्चर तो मुझे जरूर बता लीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं आपको समझा दूंगा स्ट्रक्चर को कैसे बनाते हैं। उसी तरह से अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा रहेगा 15। तो यहाँ पे भी जो ब्लड रिलेशन से ही क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे देखिए ये जो क्वेश्चन है इस पे बताया गया है कि जो डॉलर साइन है वो रिप्रेजेंट करेगा फादर को, जो हैश साइन है वो रिप्रेजेंट करेगा सिस्टर को, जो मल्टीप्लाई साइन है वो रिप्रेजेंट करेगा डॉटर को, और जो @ साइन है वो रिप्रेजेंट करेगा ब्रदर को। तो बताइए कि कौन सा रिलेशन इंडिकेट करें इन 4 ऑप्शन में जो कि M जो है वो वाइफ बन जाए क्या होगी। देखिए बहुत इजी है, चारों के चारों बता तो नहीं करूंगा तो टाइम वेस्ट हो जाएगा मेरा। डायरेक्टली मैंने डी का ऑप्शन जो है बता दिया हुआ है आंसर की में भी, और इसी को सॉल्व करूंगा क्योंकि फॉर्मेलिटी नहीं करनी है मुझे आपको समझाना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कैसे है। जी मैंने आपको रिलेशन बता दिया कि इस तरह के रिलेशन बनेंगे। और डी जो है वो उसका देखिए कैसे बनता है। देखिए डी का ऑप्शन क्या दे रखा था, सबसे पहले डॉलर था क्यू डॉलर एस, यानी क्यू डॉलर एस मतलब क्यू इज द फादर ऑफ आर, क्यू डॉलर आर यानी कि क्यू इज द फादर ऑफ आर। तो डॉलर जो है वो रिप्रेजेंट करता है फादर का रिलेशन। सेकंड पूछा गया, बताया गया था यहाँ पे आर @ टी। तो आर जो है @ का क्या होता है, ब्रदर का होता है। तो आर जो है वो टी का ब्रदर है। इट मींस क्या बनता है, क्यू जो है वो आर और टी का जो है वो फादर है, यानी कि आर और टी अगर भाई हैं तो क्यू जो है वो अगर आर का फादर है तो ऑब्वियसली क्यू जो है वो टी का भी फादर होगा। उसी तरह से आगे देखेंगे टी मल्टीप्लाई एम, यानी कि टी मल्टीप्लाई एम, मल्टीप्लाई जो है रिप्रेजेंट करता है डॉटर को, तो इट मींस टी जो है वो डॉटर है एम की। तो टी अगर एम की डॉटर है तो ऑब्वियसली एम जो है वो मदर होगी आर और टी की, क्योंकि आर और टी दोनों भाई हैं। अगर टी जो है वो एम की डॉटर है तो एम जो है वो माँ है आर और टी की।
और क्यू जो है वो ROT का फादर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि M इज द वाइफ ऑफ क्यू, तो M जो है वो क्यू की वाइफ है, तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर रहेगा स्टेटमेंट का। और ऑप्शन भी जो है आप मिला लीजिएगा इस तरह से देख के। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की। फिर से वही क्वेश्चन आ गया कि कोई सेम ट्रेन सेम डिस्टेंस सेम डेस्टिनेशन से निकलती है। यहाँ पे देखिए, टू ट्रेन स्टार्टिंग एट द सेम टाइम, जब भी कोई चीज सेम टाइम से जो है वो किसी स्टेशन को लीव करती है, उसके लिए हमेशा जो है फॉर्मूला रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ जो डिस्टेंस होता है, टाइम पीरियड होता है उनका, उस पर लगता है और करेक्ट आंसर जो है रेशियो में निकल जाता है। तो यहाँ पे भी सेम पूछा गया है, टू ट्रेन स्टार्टिंग एट द सेम टाइम, वन फ्रॉम ए टू बी एंड बी टू ए, यानी कि ए से बी जा रही है और बी से ए, यानी कि सेम डेस्टिनेशन सोर्स रहता है बट अपोजिट रहेगा। इफ दे आर अराइव्ड एट बी रिस्पेक्टिवली इन 4 आवर्स एंड 9 आवर्स, तो अगर वो 4 घंटे और 9 घंटे में पहुंचते हैं एक दूसरे के स्टेशन में, तो देर आफ्टर दे पास्ट ईच अदर द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन वाज, तो ट्रेन की स्पीड क्या होगी रेशियो की, तो दोनों ट्रेन का जो टाइम है उसको स्क्वायर रूट कर लीजिए। फॉर्मूला रहता है स्क्वायर रूट ऑफ बी डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए, डिवाइड इसलिए किया क्योंकि रेशियो में चाहिए। तो जो 9 का स्क्वायर रूट जो है वो रहता है 3 और 4 का स्क्वायर रूट जो रहता है वो रहता है 2, यानी 3:2 के अकॉर्डिंगली जो है वो उनकी स्पीड रहेगी जब वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। ये ऑब्वियसली ये क्वेश्चन जो है वो पहले भी मॉक टेस्ट में आया और पहले भी मैंने समझाया है, इस चीज को देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे, मैन रिड्यूसेस हिज स्पीड फ्रॉम 20 किलोमीटर टू 18 किलोमीटर पर आवर, तो 20 किलोमीटर से 18 किलोमीटर जो है अपनी गाड़ी की स्पीड जो है वो एक आदमी कम कर लेता है। सो ही टेक्स 10 मोर मिनट्स इन द नॉर्मल टाइम, तो अगर मतलब कि अगर वो पहले 50 मिनट लगाता था 20 किलोमीटर क्रॉस करने में, तो अब वो जो है वो 60 मिनट लगाता है, 10 मिनट एक्स्ट्रा लगाता है यहाँ पे। व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हिम, तो दो मेथड बताए हैं यहाँ पे मैंने, आप देख सकते हैं। पहला मेथड है 9 इंटू 10 क्यों किया गया मैं आपको बता देता हूँ। 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, तो एक घंटे अगर मिनट में इसको कन्वर्ट करेंगे तो वो बन जाएगा 9 इंटू 10, क्योंकि 10 मिनट जो है एक्स्ट्रा ले रहा है वो, तो 9 इंटू 10 करेंगे तो 90 मिनट्स बन जाएंगे, और जो कि 3/2 ऑफ आवर्स रहते हैं, इस चीज को देख लीजिएगा। उसी के साथ में डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो है, डिस्टेंस का फॉर्मूला रहता है स्पीड इंटू टाइम विच इज इक्वल टू 20 इंटू 3/2 विच इज इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर। तो ये तो हो गया ऑप्शन ए तरीका कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर जिसको फर्स्ट पैटर्न आता है तो वो फर्स्ट तरीका यूज कर सकते हैं। सेकंड की अगर बात करें, जो कि बहुत सिंपल तरीके से बताया गया है कि जब स्पीड जो है 20 किलोमीटर से 18 किलोमीटर में जो है कम हो जाती है और 10% जो है वो उसका टाइम पीरियड एक्सटेंड हो जाता है, यानी कि हर एक किलोमीटर के बाद जो है 10% जो है इस पूरे डिस्टेंस का टाइम पीरियड जो है वो इंक्रीज हो जाता है, यानी कि 10% मतलब 10 मिनट, तो टोटल टाइम कितना होगा 100% होता है विच इज इक्वल टू 100 मिनट। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम, कितना डिस्टेंस उसके द्वारा कवर किया गया है 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, 18 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस कवर किया गया है। तो 100 डिवाइडेड बाय 60 विच इज इक्वल टू टाइम टेकन जो है हमारा 60 से रहता है, तो इसका जब हम निकालते हैं तो देखिए क्या बनेगा, 100 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 18 विच इज इक्वल टू 30 किलोमीटर। तो यानी कि एक बार फिर से देख लीजिए क्वेश्चन को कि एक आदमी जो 20 किलोमीटर से 18 किलोमीटर की स्पीड कम कर लेता है और 10 मिनट जो है एक्स्ट्रा टाइम लगाता है जितना वो नॉर्मल टाइम लगाता था, तो बताइए डिस्टेंस क्या होगा। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता ही है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, क्योंकि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस को जब आप देखेंगे तो स्पीड इंटू टाइम बनता है। तो स्पीड निकालिए, पहले मिनट में निकाली है और उसको जो है मल्टीप्लाई कर लीजिए टाइम के साथ, तो आपका जो है करेक्ट आंसर निकल जाएगा। उसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे, ए इज ट्वाइस फास्ट एज बी, बी इज थ्राइस फास्ट एज सी। तो ए जो है वो डबल स्पीड में रहता है बी से, और बी जो है वो 3 गुना स्पीड में रहता है सी से। तो बताइए द जर्नी कवर्ड बाय सी इन 78 मिनट्स, जो एक जर्नी है, रास्ता है जो 78 मिनट में कवर किया है सी ने, तो बताइए ए जो है वो कितने में कवर करेगा। तो सबसे पहले रेशियो निकालिए, रेशियो एबीसी की क्या रहेगी 6:3:1। क्यों, इस चीज को देख लीजिएगा, क्वेश्चन पे दिया हुआ पूरा, ये देख लीजिए ए जो है वो बी से डबल है और बी जो है ट्रिपल है, और बताइए सी जो है वो सिंगल है। तो आप देख लीजिए रेशियो क्या बनेगी, 6:3:1 बनेगी। तो रेशियो टाइम टेकन की इनकी क्या बनेगी, 1/6, 1/3, 1/3 और 1। इसको देख लीजिए 1 डबल 6 से जो है ए जो है वो बी से डबल है, तो यानी कि 1/3 अगर ए है तो वो डबल रहेगा, और थ्राइस है फर्स्ट से, तो 1:3:6 जो है वो रेशियो बनती है। तो उसी के अकॉर्डिंगली देख लीजिए रेशियो जो है वो बनेगी 1, 2 और 6। 1, 2 और 6 कैसे बनेगी, इसको डिवाइड कर लीजिएगा, 1, 2 और 6 बन जाएगी। रेशियो को देख लीजिएगा कैसे निकाला है। और उसके बाद बताया गया है कि सी जो है वो 78 मिनट में जो है कुछ किसी एरिया को कवर करता है, तो सी की रेशियो जो है वो 6 है। तो 78 इंटू 6 इंटू यहाँ पे देख लीजिएगा एक बार ऑप्शन में, क्वेश्चन आपको बता देता हूँ फिर से कि यहाँ पे दिया गया है कि सी जो है वो 78 मिनट में कवर करता है, तो बताइए ए जो है वो कितने मिनट में कवर करेगा। तो यहाँ पे देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को, तो बताया कि 78 मिनट में जो है वो एरिया कवर करता है। तो रेशियो जो है सी की वो 6 है, यानी कि 78 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे, अगर 13 बचता है 13 इंटू 6 करेंगे तो वो 78 बनता है।
तो रेशियो जो है सी की वो रहेगी 1:6 और टाइम टेकन जो रहेगा ए का वो क्या रहेगा 30 मिनट्स रहेगा, क्योंकि अगर 78 मिनट में जो है सी कवर करता है किसी डिस्टेंस को, रेशियो है 6 उसकी, तो 13 इंटू 6 करेंगे जो कि बनेगा 78, तो 13 गुना यानी कि 13 मिनट में जो है वो ए एरिया कवर करेगा उसका। उसके साथ में क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे। यहाँ पे स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से क्वेश्चन पूछा गया है। ड्यूरिंग 1997 से 1998 द टोटल लॉस इनकर्ड बाय द 111 पब्लिक सेक्टर वाज टू द ट्यून्स ऑफ 6809। तो कोई लॉस किसी पब्लिक सेक्टर का हुआ है 6809 करोड़ का, विच हैज कवर्ड इनटू पेड कैपिटल बाय द गवर्नर। तो इसको जो है वो पे किया गया है गवर्नमेंट द्वारा, जो कि अमाउंट है 5129 करोड़ का। तो बताइए यहाँ पे कंक्लूजन दिया है, स्टेटमेंट तो देगी है कि 6809 करोड़ का जो है किसी पब्लिक सेक्टर को लॉस हुआ है, और उसके बाद जो है गवर्नमेंट के द्वारा जो है रिकवरी कराई गई है 5129 की, यानी गवर्नमेंट द्वारा जो है 5129 करोड़ जो है वो दिया गया है। कंक्लूजन की बात की जाए, द गवर्नमेंट इज लेफ्ट विद ओनली वन ऑप्शन दैट इज नो प्राइवेटिज्म। तो ऐसा भी कुछ भी जो है नहीं दिया गया है कि दैट इज टू प्राइवेट दीज यूनिट, तो ऐसा भी कुछ जो है स्टेटमेंट नहीं दिया गया है कि इन यूनिट्स को जो है वो प्राइवेट कर दिया जाए। तो गवर्नमेंट डिड नॉट टेक केयर इन द मैटर ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन दीज पब्लिक यूनिट, तो ऐसा भी कुछ स्टेटमेंट में जो है नहीं दिया गया। तो यानी कि दोनों की दोनों कंक्लूजन जो है वो गलत रहेंगे। 20 क्वेश्चन की बात करेंगे। मिस्टर एक्स इज वन ऑफ द प्रोबेबल कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर KLM। तो कोई एक्स जो है वो बंदे का नाम है जो कि शॉर्टलिस्टेड हुआ है डायरेक्टर KLM इंस्टीट्यूट का। तो कंक्लूजन देखिएगा, मिस्टर एक्स विल बी सिलेक्टेड एज डायरेक्टर ऑफ KLM। तो मिस्टर एक्स जो है इन फ्यूचर, यहाँ फ्यूचर टेंस की बात की गई, तो मिस्टर एक्स जो है क्या वो डायरेक्टर जो है सिलेक्टेड होंगे KLM इंस्टीट्यूट के? तो एग्जैक्टली नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि जो सिलेक्ट हो या ना हो, जो एग्जैक्टली नहीं पहले बता सकते। तो आने वाले टाइम का जो है एग्जैक्टली नहीं पता चलेगा। तो पहली स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे फॉलो कर सकती है, क्योंकि एग्जैक्टली नहीं कह सकते, हो सकता है कि बन भी जाए और हो सकता है नहीं बन पाए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट भी जो है वो फॉलो कर सकती है, एग्जैक्टली नहीं कह सकते। बट मिस्टर एक्स विल नॉट बी सिलेक्टेड एज द डायरेक्टर ऑफ KLM। यस, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे फॉलो कर सकती हैं, क्योंकि आइदर जो है या तो वो डायरेक्टर बनेंगे या फिर डायरेक्टर नहीं बनेंगे। तो ऑब्वियसली कि यहाँ पे ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर रहेगा, इफ आइदर वन और सेकंड फॉलो। तो दोनों में से कोई एक जो है वो फॉलो कर सकती है, या तो वो आने वाले टाइम पे डायरेक्टर बनेंगे या फिर डायरेक्टर नहीं बनेंगे। तो ये कुल मिला के 80 क्वेश्चन है हमारे मॉक टेस्ट 6 के। होपफुली आपको समझ आए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ आया तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा, डीपली बना के समझा दूंगा। मेरा मेन मोटो रहता है वीडियो को लंबा ना करें, क्योंकि जितनी ज्यादा वीडियो लंबी होगी ऑब्वियसली कि अगर मैं भी आपकी जगह होऊंगा तो वीडियो देखने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। तो छोटे से छोटे टाइम पे जो है इस पेपर को खत्म करने की कोशिश करता हूँ। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फर्दर अपडेट के लिए। और इस वीक का जो है मॉक टेस्ट और स्किल टेस्ट है उसके बारे में जो है एक दिन पहले ही इन्फॉर्म कर दूंगा कि कितने बजे रहेगा और किस प्लेटफॉर्म में आपको देना है। तो जुड़े रहिएगा जॉब्स अपडेट पॉइंट के साथ फर्दर अपडेट के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।